नहीं करती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है और टेम्परेचर। इस तरह की बात हमने क्लास में की थी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर। तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध पूछे, प्रतिरोधकता पूछे, दोनों पर सेम इफेक्ट है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, क्या क्या चीजें होंगी, उस समय क्लास में पढ़ना है। क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। आज क्यों क्लासेस बारे में बातचीत हो चुकी है पहले ही, तो बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएंगे ना। जितेंद्र तो टाइम से आया करो क्लास में। 7:30 का मतलब है 7:30। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तो पेपर में आपसे कहेगा कि भैया टेम्परेचर बढ़ जाए तो तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। आपको क्या लगता है, आप अपना विचार बताइए। बाकी मैं तो यहाँ लिख रहा हूं, देखो टेम्परेचर तापमान के बढ़ने से बेटा रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो किसी पदार्थ का बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और यह भी हो सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से, तापमान के बढ़ने या घटने से रेजिस्टेंस में कोई प्रभाव ही ना पड़े, नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो आपने कुछ भी आंसर लिखा हो, आपका सब कुछ ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि तापमान के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उनका भी ठीक है। जो कह रहे हैं तापमान के बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट जाता है, उनका भी ठीक है। जो कह रहे हैं तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका सही है। लेकिन कुछ कंडीशन है, देखो आपको सर तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कब बढ़ेगा कब घटेगा, कब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेटा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल पदार्थ कौन सा लिया। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर्स का, चालकों का। कंडक्टर यानी कि चालक यानी कि मेटल्स, धातु। तो जो चालक होते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, चालकों का, और तापमान के बेटा बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों का। अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बताया था ना आपको, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होते हैं, इनका घट जाता है। और बेटा टेम्परेचर बढ़ने या घटने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किस पे, अलॉयज पे, मिश्र धातुओं पर। मिश्र धातु का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीन, बताया था ना ये अलॉय का एग्जांपल, जैसे कि मैंगनीन, मैंगानीन। तो पेपर में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वो किसके बारे में पूछ रहा है। अगर वो कहेगा कि कंडक्टर चालक का तापमान बढ़ने से क्या होता है, बोलेंगे किसी कंडक्टर का यानी कि किसी धातु मेटल का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। वो सेमीकंडक्टर का पूछता जाता है पेपर में, तो सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है और किसी अलॉय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं अपने ज्ञान के लिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में क्यों घटता है, और
में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है ना। अब इसके ऊपर आएंगे। देखो बेटा, जो टेम्परेचर है इसके बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर अलग अलग चीज पर अलग अलग प्रभाव क्यों पड़ रहा है। पहले हम समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर चालकों का प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। बेटा याद करो, मैंने आपसे कहा था कि कंडक्टर चालक वो होते हैं जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारी मात्रा में हो। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों की मात्रा में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। और बैटरी लगाने पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेंगे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का भागना यानी कि बनेगी करंट। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भाग रहे हैं, करंट बन रही है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये और तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं, अगर इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाए तो और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चक्कर में आपस में टक्कर मारने लगते हैं एक दूसरे पर। तो जो अच्छा खासा फ्लो इलेक्ट्रॉन के भागने का चल रहा था, इनके पास ज्यादा एनर्जी आने की वजह से वो फ्लो खराब हो जाता है, आपस में एक दूसरे में घुसने लगते हैं, टक्कर मारने लगते हैं। तो अच्छा खासा जो फ्लो चल रहा था, जिसके भागने से करंट बन रही थी, वो बिगड़ जाएगा। जैसे आप खुद सोचो कि अगर मान लो एक कमरा है और उस कमरे में 5 लोग हैं, छोटा सा कमरा है और 5 के अंदर पूरी एनर्जी है हुसैन वोल्ट जितनी, और वो सबके साथ भागने की कोशिश करे, कमरा अगर छोटा हो पूरी एनर्जी के साथ सारे भागेंगे तो आपस में एक दूसरे पर टकराने लगेंगे, पैर में पैर फंसाना शुरू कर देंगे, तो एक आदि पहुंच पाएगा, 2-3 तो रास्ते में गिर पड़ेंगे। लेकिन बेटा सेमीकंडक्टर अर्धचालकों में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कम, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो आपस में टकराने की संभावना तो है नहीं, लेकिन एनर्जी बढ़ने से तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अच्छी करंट बनेगी, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, इनमें टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो इस चीज का फायदा होता है, इलेक्ट्रॉन कम है तो जो कम इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ी, वो तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना अब यहाँ नुकसानदायक हो जाएगा, कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी तो बढ़ जाएगी पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपस में टक्कर मारना शुरू कर देंगे, तो अच्छा खासा जो फ्लो था वो बिगड़ जाएगा। अच्छा बेटा, जो अलॉय होते हैं मिश्र धातु, इनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी, इनकी प्रतिरोधकता पहले से बहुत ज्यादा होती है अलॉय की, तो थोड़ा वो टेम्परेचर बढ़ा घटा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले से बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है अलॉयज की, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टर चालकों का ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, अच्छा खासा भाग रहे थे, एनर्जी आई तो आपस में टकराने लग गए, तो इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया, मुसीबतें बढ़ गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी तो तेजी के साथ आगे बढ़ गए, तो इनका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। अलॉयज के केस में, मिश्र धातु केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़े या घटे। जो नॉन मेटल है या इंसुलेटर कुचालक है, वहां तो फर्क पड़ना ही नहीं, वहां तो वैसे ही रेजिस्टेंस पहले से अनंत होता है, तो टेम्परेचर कम ज्यादा करने से क्या ही कर लोगे तुम, ठीक है। तो हमारे पास में 3 केस बने, तो पेपर में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पूछ किसके बारे में रहा है, पढ़ना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पढ़ लो किसके बारे में पूछ रहा है। सेमीकंडक्टर का पूछेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टर का पूछेगा तो बढ़ेगा, और अलॉयज में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसलिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं ना लेबोरेटरी वगैरह में, कि भाई मान लो कि लेबोरेटरी में आपने रेजिस्टेंस है 100 ओम का है, 200 का है, 300 का है, तो लेबोरेटरी में जो रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं वो अलॉय के बनाए जाते हैं, मैग्नीन वगैरह के, ताकि टेम्परेचर चेंज होने से, गर्मी सर्दी का माहौल आने से उनकी वैल्यू चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि मान लो कि वो रेजिस्टेंस बताता आपको 100 ओम का रखा है और आप उसे अपने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को कहने को तो 100 है पर उसकी वैल्यू आगे 105, मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, उसकी वैल्यू होगी 98, तो मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अलॉयज के बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि जो स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस होते हैं कि भाई 100 ओम है, 200 ओम है, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज के बनाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे वो बनाए जाते हैं अलॉय के, क्योंकि टेम्परेचर का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गर्मी सर्दी के मौसम में आप कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके रीडिंग पर एक्सटर्नल प्रभाव का हम जितना इफेक्ट हटा दें उतना बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर बेटा मैंने ये गोले बनाए 2, अब इनका हम थोड़ा सा और डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाला हूं मैं। यहाँ पे देखो, टेम्परेचर बढ़ने पर बेटा सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है ना, यानी कि उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 20, 50, 60, 70, 80 कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने की जगह टेम्परेचर घटाना शुरू कर दूं, अगर मैं कोई सेमीकंडक्टर लूं अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम, उसका टेम्परेचर बढ़ाने की जगह मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, भाई उल्टा प्रभाव है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा था, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं सेमीकंडक्टर का 0 डिग्री, -20, -50, -100, -150, -250। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो हीट वाले चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि आप टेम्परेचर कम करते 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 जो सबसे कम तापमान है जहां तक हम पहुंच सकते हैं वो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो मैं टेम्परेचर कम करते 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 पहुंच जाऊं 0 केल्विन, तो मैं टेम्परेचर कम करते करते बहुत ही कम कर दूं 0 केल्विन, तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा कि करंट चलना ही बंद कर देगी। अगर करंट चलना बंद कर दे, इन वो चीज तो कुचालक इंसुलेटर की तरह बन गई, लकड़ी प्लास्टिक बन गई। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कोई सेमीकंडक्टर, कोई अर्धचालक इंसुलेटर कुचालक की तरह कब व्यवहार करता है, यानी कोई सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर कब बन जाएगा, उसका रेजिस्टेंस अनंत कब हो जाएगा। हम बोलेंगे कोई सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कुचालक बनता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि जब हम तापमान बहुत ही ज्यादा कम करेंगे तो रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता रहेगा। अगर मैं टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम कर दूं 0 केल्विन तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट चलना ही बंद कर देगी। तो आप लिखेंगे हम ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट जितने लिखवाए जाएंगे, एट 0 केल्विन ब्रैकेट में लिखेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन semiconductors at 0 Kelvin, semiconductors behave like an semiconductors behave like an insulator। हिंदी में लिखेंगे 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर
अर्धचालक पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। कुचालक बन जाएंगे। कुचालक बनने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा अनंत। रेजिस्टेंस अनंत होने का मतलब है कि इनकी कंडक्टेंस चालकता हो जाएगी 0। याद करो परसों क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था कि चालकता जो होती है कंडक्टेंस होता है 1 रेजिस्टेंस के बराबर। तो रेजिस्टेंस हो गया अनंत, तो 1/अनंत 1/इंफिनिटी होता है 0। भाई अगर वो कुचालक बन गया तो चालक तो रहा ही नहीं, तो उसकी चालकता शून्य हो गई। तो 0 केल्विन पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस तापमान पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कुचालक बनेगा 0 केल्विन पर। एक पूछता है कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, तो 0 केल्विन पर इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा अनंत और कंडक्टेंस चालकता हो जाएगी 0। तो ध्यान से पढ़ लेना कि 0 केल्विन पर उसने रेजिस्टेंस पूछा है या कंडक्टेंस चालकता पूछा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ आ जाओ ऊपर वाले डब्बे पे। हमने क्या देखा कि बेटा कंडक्टर में तो सीधा मामला चल रहा है, चालकों में मेटल में कि टेम्परेचर बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सीधा है, तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर घटाऊंगा तो यहाँ रेजिस्टेंस वही घटेगा। भाई बढ़ने पे बढ़ रहा है तो घटने पे घटेगा। चलो कंडक्टर में भी टेम्परेचर घटाते हैं, 0, -20, -50, -100, -150, -250। अगर मैं टेम्परेचर घटा घटा के बहुत ही कम कर दूं, -250, 60, 70 कर दूं, तो बेटा इधर भी रेजिस्टेंस घटते 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 लगभग 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस शून्य है, 0, कोई प्रतिरोध ही नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो हम कंडक्टर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सुपर कंडक्टर, अति चालक। यानी कि तो सुपर कंडक्टर भाई सुपर एकदम रेजिस्टेंस है ही नहीं इसके अंदर। तो कोई आपसे पूछ ले कि कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर कब बनता है, तो हम बोलेंगे बहुत ही लो टेम्परेचर पे। जब हम तापमान लगातार कम करते रहते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होता रहता है। तो टेम्परेचर घटा घटा के बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे तो एक टाइम पर रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, प्रतिरोध 0, और कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहना शुरू कर देंगे। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें लिखेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर्स बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर। हिंदी में लिखेंगे अत्यधिक कम तापमान पर चालक अति चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन का मतलब है -268.8 डिग्री सेल्सियस। एट 4.2 केल्विन मरकरी बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। हिंदी लिखेंगे 4.2 केल्विन अर्थात -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। बेटा जो मरकरी है ना, जो पारा है, देख रहे हो मरकरी जो है, अगर उस समय कितने टेम्परेचर पे लेके चले जाएं, 4.2 केल्विन यानी कि -268.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे जाके जो मरकरी मेटल है, जो मरकरी धातु है, ये किसके अंदर बदल जाता है, सुपर कंडक्टर अति चालक में बदल जाता है। यानी कि इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है। तो बहुत ही कम तापमान पर चालक बनते हैं अति चालक, बहुत ही लो टेम्परेचर पे कंडक्टर बनते हैं सुपर कंडक्टर। वो बहुत ही कम तापमान अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है। तो बड़ा फेमस केस है मरकरी का। तो मरकरी को हम ठंडा करते करते 4.2 केल्विन पे लेके जाएंगे तो मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अति चालक की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो कि ठीक 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर बनता है इंसुलेटर, 0 केल्विन पर अर्धचालक बनता है कुचालक। लेकिन बहुत ही लो टेम्परेचर गर्म कर दें 2, 3, 4, 5 केल्विन, तो इतने कम तापमान पर चालक अति चालक बन जाते हैं। जैसे मरकरी का मैं एग्जांपल बताया। और अति चालक का मतलब होता है कि जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो। तो सुपर कंडक्टर की हम डेफिनेशन भी लिख लेंगे। सुपर कंडक्टर अति चालक, इसमें लिखेंगे सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर which provides minimum to minimum resistance। हिंदी में लिखेंगे अति चालक वह चालक है, अति चालक वह चालक है जो कम से कम, अति चालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 0 ओम। अति चालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर विच प्रोवाइड्स मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो बेटा इनका रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 0 ओम होता है, 0 ओम के आसपास। ठीक है, कह रहा सर पोला का वायर किसका होता है, पोला का वायर पता नहीं भाई क्या लिखा आपने, समझ में नहीं आया मैं।
अब यहाँ पे आपसे हम एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन करो, करना है। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एट 0 केल्विन द कंडक्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर बिकम्स। तो बेटा ठीक 0 केल्विन पर हमें पता है कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन पर अर्धचालक जो है तो इंसुलेटर कुचालक में बदल जाएगा। 0 केल्विन पर कुचालक में, और कुचालक वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस प्रतिरोध तो अनंत होता है लेकिन कंडक्टेंस चालकता होती है 0। तो फिर मैं ध्यान से पढ़ लेना, कहीं में कंफ्यूज हो जाओगे किस पर टिक लगाना है। तो 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बनता है, तो इंसुलेटर जब ये बन जाएगा तो रेजिस्टेंस होगा अनंत लेकिन चालकता होगी शून्य। समझ वाली बात है। यादव जी, तस्लीम, सूरज, वानी, राहुल, सूरज, बलकेश यादव, चेतन कुमार, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है भाई एकदम। ये गुड, ठीक। बेटा हमने रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई कई बातें पढ़ ली। अब हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है लंबाई मोटाई पर डिपेंड करता है। लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, छोटे मोटे का कम। हमने भी पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल के लिए भी डिपेंड करेगा। उसी लंबाई मोटाई का तार कॉपर का हो, उसी लंबाई मोटाई का लोहे का हो, दोनों का अलग आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आकाश ने लंबा चौड़ा कुछ लिख रहे हैं, सर मैं आरआरबी जे की तैयारी कर रहा हूं और मैंने वीओडी से कोर्स कंप्लीट कर लिया है। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ गया पढ़ के, मेरा मॉक्स में भी काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। इन लाइनों का कोई मतलब नहीं है जब तक नौकरी ना लगे। जब नौकरी लग जाए तब हमें बताना, तब हम ये लाइनें सुनकर और पढ़कर हम खुश होंगे। ये तो होता है। देखो सफलता जो है उसके 10, आपने सुना होगा, बड़ी एक कहावत है कि सफलता के 10 यार होते हैं। सफल हो जाए, माता जी का पिताजी का बहुत सहयोग रहा, गुरु ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरे दोस्त ने भी मुझे बहुत हेल्प की, जब पैसे चाहिए थे तो वो सब आके कहेंगे, दोस्त भी कहेगा भाई साहब मुझे तो पता था ये हो जाएगा सफल, भाई ने जहाँ काम है उसके लिए खड़ा रहा, माता पिता भी कहेंगे, सब कहेंगे कि हमने अपने कोई शौक पूरे नहीं किए, बच्चों की पढ़ाई पे पूरा वो किया, आज सफल हो गया। फेलियर हो जाए तो फिर वो केवल आपकी कमी है, आपने पढ़ाई नहीं की। तो वही है, पढ़ो बढ़िया। चलो अब यहाँ आते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है लंबाई, मोटाई, मटेरियल, इवन इवन ये छोड़ो, आदमी सफल हो जाए तो घर वाले क्या करते हैं, कई बार तो पंडित जी होते हैं उन्हें भी उसका श्रेय देते हैं। उसने पंडित ने बताया था भाई साहब सरकारी नौकरी लिखी है इसके हाथ में, देख लो उन्होंने पहले बता दिया था। तो ये भी होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे बारे में बताया गया कि जिस लड़के के भाग्य में जो है सरकारी नौकरी है, ऐसे का है योग जो भी है। अब हमने नहीं की गवर्नमेंट जॉब, बहुत दिन तक पढ़ाना शुरू कर दिया हमने 2014 से ही, तो यही चलता रहा। तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी वो पंडित जी तो कह रहे थे कि सरकारी नौकरी लगेगी इसकी बहुत पहले, जब भी आप जाती होंगे बस में, और मैं तो करींदा, मेरा तो मन भी नहीं है। और क्या फाइनली मैंने फिर बाद में जब ज्वाइन कर ली तो तब मेरे मेरे देख रहे हो, उसने कहा था उन्होंने जो लिखा होता है भाई वो तो होता ही है, आप चाहे कितना भी वो कर लो, तो कुछ क्रेडिट उन्हें भी मिल गया। तो वही चीज़ है, ठीक है। सर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लास में नहीं होता है भाई, तो केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री में करना, हमारे से केवल हमारी बात करो, हम किसी और की बात करते नहीं, हम अपनी बात करते हैं। हम एग्जाम्पल भी अपने ऊपर ही देते हैं हम तो भाई किसी और का एग्जाम्पल भी नहीं देते, एग्जाम्पल भी अपना ही। तो केमिस्ट्री की बात आप केमिस्ट्री में करना। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काम करते हैं, ये बात जो है क्वेश्चन खोलेंगे तो आप समझ जाओगे, वरना तो कंफ्यूज रहोगे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना है ना, देखना। ये क्वेश्चन पहले देखो। एक बच्चा क्या लिख रहा है, महेश 10 मिनट में अपने घर से रासायनिक संयंत्र के कार्यालय जाता है और 15 मिनट में बिना कहीं जाता है घर लौट आता है, 15 मिनट में बिना कहीं जाता है लौट आता है। महेश का प्रमाणित वेग ज्ञात हो यदि घर और रासायनिक संयंत्र के कार्यालय के बीच की दूरी 3 किलोमीटर की है। मैथ में करना है क्वेश्चन, आप कराएंगे टीचर आपको। देखो इसमें क्वेश्चन है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ना कंफ्यूजन होता है, तो भाई थोड़ा सा हम आराम से रुक के बात करते हुए से खत्म करेंगे।
इसने कहा कि जब किसी तार का व्यास दुगुना कर दिया जाए, डायमीटर डबल कर दें। बेटा डायमीटर डबल करने का मतलब है कि आपने रेडियस भी डबल कर दी होगी। भाई डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, दुगुना होता है ना। अब मान लो कि पहले रेडियस थी बेटा 5, तो अगर रेडियस 5 होगी तो डायमीटर कितना आएगा? 10 आएगा। अगर आप रेडियस को डबल कर दें, 5 की जगह 10 कर दें, तो 10 दूनी 20, तो रेडियस को अगर आपने 10 कर दिया तो डायमीटर तो 20 हो गया ना, डायमीटर 20 हो गया। यानी अगर डायमीटर डबल हो रहा तो रेडियस भी डबल होगी। इतना सिंपल ध्यान रखो कि अगर किसी तार का डायमीटर उसका व्यास दुगुना कर देंगे तो उसकी त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी। तो ये आपसे कह रहा है कि जब किसी तार का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है। अच्छा, मैंने रेडियस में बात क्यों की? आपको पता है किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाई ए। अब इस ए को हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। ये हम बता चुके हैं आपको, जिसने सारी क्लास ली होंगी। अब हमारे ध्यान समझो, बेटा कह रहा है कि तार का जो डायमीटर है इसका जो व्यास दुगुना कर दिया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं उसने ऐसा लिखा है क्या कि एक तार का जो डायमीटर है वो दुगुना कर दिया गया तार को पिघालकर? तार को मेल्ट करने की बात तो नहीं की उसने, तो नहीं कहा कि किसी तार को खींचकर उसका डायमीटर कम कर दिया गया हो। अगर पेपर में कभी मेल्ट करने की बात ना करे, तार को पिघालने की बात ना करे, ना ही तार को खींचने की, तार को ना तो खींचने की बात करे, तो आपको ऐसे केस में ये समझना है अगर मेल्टिंग शब्द पिघालना और तार का स्ट्रेच खींचना अगर यूज नहीं किया गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप ये मान के चलेंगे कि भाई उसने चेंज किसमें किया? किसी तार का व्यास दुगना किया, यानी कि रेडियस दुगनी की, यानी केवल रेडियस को चेंज कर रहा है वो, बाकी तार की लंबाई, तार का मेटल वगैरह सब कुछ सेम है, केवल रेडियस में चेंज ला रहा है। अगर वो कहता है कि तार को खींचकर, तो बेटा तार को जब आप खींचोगे, अगर आप उसकी मोटाई कम करोगे तो साथ में लंबाई भी बढ़ जाएगी, तो वहां पे फिर ये काम नहीं चलेगा। अगर पेपर में मेल्टिंग शब्द का तार को खींचने का जिक्र नहीं किया, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। अगर तार को पिघालने और खींचने का जिक्र नहीं किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में जिस चीज में परिवर्तन कहा है उसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब बेटा उसने रेडियस कहा कि डबल कर दी, यानी कि तार की लंबाई पे कोई फर्क नहीं है, तार का मेटल भी वही का वही है, पाई तो कांस्टेंट है ही, यानी कि अब रेजिस्टेंस जो है वो केवल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा रेडियस लिखा फॉर्मूले में नीचे, रेडियस आपने कर दी दुगनी, तो रेडियस तो फॉर्मूले में नीचे लिखा तो दुगना नीचे लिख दो, और रेडियस पे स्क्वायर तो दुगने पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना जाएगा? 1/4, यानी रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि डी का आंसर आएगा डी। जितने बच्चे बी लिख रहे हैं उनके तो लॉजिक भी बहुत ही बेकार है। आप भाई इतना दिमाग लगाओ कि तार का आप रेडियस को त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं, तो रेडियस तो फॉर्मूले में नीचे लिखा है, अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे, नीचे की वैल्यू बढ़ाओगे, तो ऊपर की तो कम होनी चाहिए, ऊपर की कम होनी चाहिए कि 4 गुना और दुगना। ये तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से बाहर करने थे, ये तो हमारे आंसर कभी हो ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। भाई जब भी कोई तार लोगे, अगर आप उसकी त्रिज्या को बढ़ा दोगे, रेडियस की वैल्यू बढ़ाओगे, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर की तो घटेगी। अच्छा, रेडियस कह रहा है कि दुगनी कर दी, तो रेडियस लिखा है नीचे, तो रेडियस कर दी दुगनी, तो 2 लिख दिया, रेडियस पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर कर दो, 1/4 आंसर आ जाएगा, 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जब मेल्ट करने का जिक्र करेगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे वो तरीका हम आपको बताएंगे, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करो। अरे वाह, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है भाई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर शायद सुनने में आ रहा है कि सरकार ने कुछ चीजें मान ली हैं। लग रहा है मोदी जी मेरा ही गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का वेट कर रहे थे, अभी हमने ज्वाइन किया ढंग से, 1-2 महीने नहीं हुए हमें। देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गया, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर दिया सरकार ने। इसमें कहा है कि एश्योर्ड पेंशन की बात हो रही है कि जब आप जॉब करते रहोगे तो जो आपकी लास्ट साल की जो सैलरी होगी, 1 साल की, उसका एवरेज 50% आपको पेंशन मिलेगी, जो अभी भी होता है। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी जो फैमिली पेंशन बनेगी उसकी लास्ट सैलरी का 60% ऐसे। और मिनिमम पेंशन जो दी जाएगी, अगर किसी ने मात्र 10 साल की ही सर्विस की है तो 10,000 तो कम से कम देंगे। तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर बात हो रही है। तो जैसे अभी मैं इसके बारे में ढंग से और डिटेल में जान नहीं पाया क्योंकि अभी आई है घटना आपकी क्लास से पहले की, तो अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया है भाई। तो सरकारी नौकरी में एक ही चीज पहले बढ़िया होती थी, पेंशन वाली। तो एनपीएस आ गया था बीच में, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को ये था कि पता नहीं कितनी पेंशन हमारी बनेगी कितनी नहीं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा था सरकारी नौकरी का। बड़े शहरों में जो बच्चे हैं, गांव देहात में तो खैर अभी भी सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है एक तो सरकारी नौकरी में। सबसे खास बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी है, कोविड आए कुछ भी आए आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा एक पेंशन का एक रहता था, ये दोनों चीजें अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल अभी कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया है, बेटा व्यास आधा करना यानी कि रेडियस भी आधी हो जाएगी, कर दिया तो प्रतिरोध क्या होगा। अगर आप इसको देखो कि भाई आपको पिघालने का जिक्र नहीं किया है ना तार को खींचने का जिक्र किया है, अगर तार को पिघालने और खींचने का जिक्र नहीं करेगा तो क्वेश्चन यानी होगा इस फॉर्मूले से, भाई तार को पिघालने खींचने का जिक्र नहीं किया तो हम ये मान के चलेंगे कि केवल रेडियस में चेंज है, बाकी सारी चीजें फिक्स हैं। तो रेडियस तो फॉर्मूले में नीचे लिखा, रेडियस कर दी आधी तो आधा नीचे लिखो, यहाँ स्क्वायर कर दो, तो 1/1/4, 4 पहुंच गया ऊपर, तो यहाँ पे आ गया 4 गुना सी, अरे सॉरी 4 गुना कहाँ पे लिखा है, ए ऑप्शन में 4 गुना, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
देखो अगर कल धरना था दिल्ली में, मेरे भाई गए हुए हैं, पता नहीं ये, हालांकि हमारे पास तो जानकारी पहले आ गई थी कि 24 तारीख को बुलाया था मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, और हमें ये था कि देखो क्या निकल के आता है। अच्छा यूपीएस के बारे में बता देंगे, यूपीएस के बारे में हम आपको पूरी जानकारी लेके इसके बारे में। मैंने तो हमारे यहाँ जो ऑफिस का जो एक बना हुआ ना, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने डाल भी दिया कि लग रहा है मोदी जी मेरे ही ज्वाइन करने का वेट कर रहे थे। हम पहले ही कर लेते 5-7 साल पहले, इतनी जॉब थोड़ी पहले। चलो आगे आते हैं। इसलिए लिखा है जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। व्हेन द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, तो इट्स रेजिस्टेंस बिकम, तो बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया डबल, तो एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कर दिया दुगना, तो प्रतिरोध कितना होगा? मुझे बताओ, तार की लंबाई, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या, जब भी डबल आधी की बात करें पेपर में, तो मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे कहीं भी तार को पिघालने खींचने का जिक्र क्या नहीं किया? यानी फिर से क्वेश्चन होगा हमारा फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो तार को पिघालने खींचने का जिक्र नहीं किया है, यानी कि ना लंबाई पे फर्क आया ना इस पे, तो एरिया कर दिया डबल, तो डबल को नीचे लिख दो, तो कितना हो गया? हाफ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन करने हैं मेरे साथ साथ, और इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ लेना, कहीं पिघालने विघालने का जिक्र ना कर रखा हो। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है आपकी बात, ये सस्ती सुलभ बात तुम आपकी समझ गए कि भैया तार को अगर वो पिघालने का खींचने का जिक्र नहीं करेगा तो आपको करना क्या होगा कि फॉर्मूले में जाएंगे, जिस चीज में चेंज किया उसमें ही लिख देंगे। लेकिन अगर तार को सर पिघालने की खींचने की बात कर दे तो क्या करेंगे? अब उसका बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तार को बेटा मेल्ट करने की बात करेगा, मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ये ज्यादा काम का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तार को पिघालना या खींचना, देखो इसका बेटा जो लॉन्ग प्रोसेस है, जो डिटेल है इसकी, उसमें तो आपको क्वेश्चन करने में लग जाएंगे 3 मिनट के आसपास। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप पेपर में पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर बता दोगे। जन्माष्टमी की छुट्टी का यार पता नहीं, बच्चे कहीं पूछ रहे हैं, मैं एक बार पता करता हूं। एक बार मैं पता कर लेता हूं, आपको भी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ये काम की बात आपने पूछी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि क्लास लगे मंडे को, है ना, क्या छुट्टी उट्टी करनी फालतू की। अगर मेरी क्लास में कभी छुट्टी होने से, कल हमने क्लास नहीं ली आपकी, तो ये मान के चलना कि 100% कोई जेन्युइन रीजन ही था। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लास तो लगा। फिर पेपर में करना कैसे है, 3 मिनट ना खराब करके 3 सेकंड में कैसे करेंगे, वो उसका तरीका बताऊंगा। और एग्जैक्ट 3 सेकंड ही लगेंगे, कई बार नहीं बोलते मैथ के टीचर की क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा, होता हो 40 सेकंड में, शॉर्टकट में भी यहाँ 3 ही सेकंड लगेंगे। देखो मान लो उसने बेटा पेपर में आपसे कहा कि एक तार है, इसमें 3 केस बनते हैं कि तार को खींचकर या पिघालकर लंबाई बढ़ा दी, या एरिया चेंज कर दिया, या रेडियस। तो केस फर्स्ट क्या है, मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास एक तार है, इसकी लंबाई है L, और इस तार का बेटा जो एरिया क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है A। अब उसने कहा कि भाई तार को पिघालकर, मेल्ट करके, या तार को खींचकर, तार को मेल्ट करने की बात कर दे कि भाई तार को हमने से पिघाल दिया भट्टी में, तो जो इसका लिक्विड बना, इसे पिघालने का जो लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड से नया तार बना लिया डबल लंबाई का, या तार को खींच के इसकी लंबाई दुगनी कर दी। तार को पिघालकर, STRETCH, स्ट्रेच की स्पेलिंग सही लिख रहा हूं ना मैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्ट्रेच। बेटा कह रहा कि तार को पिघालकर या तार को खींचकर उसकी लंबाई हमने कर दी दुगनी। तो कह रहा हम किसी तार को पिघालकर या खींचकर उसकी लंबाई अगर दुगनी कर दें, तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है, भाई तार को मैंने क्या किया, उसे पिघालकर या खींचकर उसकी लंबाई पहले से दुगनी कर दी, तो कह रहा है कि नए तार का जो रेजिस्टेंस है वो पहले से कितने गुना हो जाएगा। तो बच्चा बताने की कोशिश करेगा इस क्वेश्चन का आंसर कि तार को अगर हम खींचकर या पिघालकर उसकी लंबाई दुगनी कर दें तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना हो जाएगा। देखो इसने लिखा है ये बेटा तार को खींचकर या मेल्ट करके उसके अंदर लंबाई दुगनी कर देंगे तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना हो जाएगा। अब मैं बड़े ध्यान समझो, अगर इस बात को आप इस फॉर्मूले से करना शुरू कर दो, R इज इक्वल टू रो L बाई A, और आप ये सोचो कि तार की लंबाई डबल तो रेजिस्टेंस डबल, तो सबका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? आप खुद सोचो, जब इस तार को खींचकर आप इसकी लंबाई डबल करोगे तो लंबाई आपने डबल कर दोगे तो बेटा साथ में इसकी मोटाई भी तो घट जाएगी खींचने से, तो साथ में इसकी मोटाई में भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं होगा। अब देखो इसे कैसे होगा, इसका पहले डिटेल समझो, फिर हम आएंगे शॉर्टकट में। बड़ा ध्यान समझना, तार को खींचकर लंबाई कर दी डबल, ठीक है। अब बेटा जब आपको खींचकर लंबाई डबल करोगे तो साथ में इसकी मोटाई भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो इसकी पहले जो रेडियस थी अगर वो R1 थी, तो अब बेटा रेडियस बदल के हो जाएगी R2।
ठीक। तो देखो, तो मान लो कि पहले तार का रेजिस्टेंस R1 था, अब R2 पर डिटेल समझ लो, फिर शॉर्टकट बता दूंगा मैं, डिटेल समझना भी जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, एक जगह लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो अगर बेटा तार की जब लंबाई L थी तो इसका रेडियस, इसकी रेडियस क्या बेटा R1 और रेजिस्टेंस कितना R1, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R2, तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, रो L, L कितना बेटा यहाँ पे 12 के बराबर अपॉन पाई R स्क्वायर, और R कितना हो गया R2 स्क्वायर के बराबर। अब ये क्वेश्चन नंबर बन गई 2। अच्छा मुझे तो पता चल गया कि तार को हमने खींचकर या पिघालकर लंबाई कर दी, उसकी डबल लंबाई तो डबल कर दी, पर जब मैं तार को खींच के लंबाई डबल करूंगा तो उसकी रेडियस बदल गई, तो रेडियस पहले से कितने गुना हो गई ये तो हमें पता चला ही नहीं। इतना ध्यान रखो बेटा, इस तार को पिघालकर आप एक नया तार बनाएंगे, इस तार को खींचकर आप एक दूसरा तार बनाएंगे, तो खींच के लंबाई बढ़ा दोगे तो मोटाई घट जाएगी, पर तार का वॉल्यूम आयतन तो सेम रहेगा। मैथ में मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन करते होंगे ना आप, कि लोहे का गोला पिघालकर 16 छोटी गोली बनाई, तो बड़े गोले का वॉल्यूम जितना होगा उतने 16 छोटी गोली का वॉल्यूम होगा, तो यानी वॉल्यूम तो क्या होगा सेम, V1 इक्वल टू V2, तो जितना वॉल्यूम इसका उतना इसका। तो बेटा तार होता है सिलेंडर की फॉर्म में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H, तो यहाँ पे H कितना है L के बराबर, रेडियस है L, यहाँ पे क्या बेटा पाई R स्क्वायर R2, और H कितना है 2L के बराबर। अगर आप यहाँ पे से सोल्व करेंगे, पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, तो 2 आ जाएगा नीचे, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे 2 के, तो R2 स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, 2 रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर कितना होगा R1 स्क्वायर बटे 2, 2 पहुंच गया ऊपर, तो आ गया 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो जो रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर है, रो L अपॉन पाई स्क्वायर हो गया R1, तो यहाँ पे R1 रख दो, तो R2 R1 का 4 गुना हो गया। देख रहे हो, तार को पिघालने पर अलग आंसर आया 4 गुना। अगर मेरे पास एक तार, उसकी लंबाई अगर मैं डबल कर दूंगा तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का 4 गुना आया, डबल नहीं आया, क्योंकि लंबाई डबल करने पर मोटाई पे भी फर्क पड़ेगा। तो लंबाई तो आपने L की जगह 12 कर दी, पर रेडियस क्या होगी R1 से होगी R2, रेडियस बदल गई है, तो अब रेडियस नई वाली कितनी आई, तो दोनों तारों का वॉल्यूम सेम रखो, नई रेडियस का स्क्वायर आया R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर बटे 2 के, यहाँ वैल्यू पुट करी 4 गुना आ गया। पर पेपर में इतनी राम कहानी अगर हम लिख कर आएंगे फिर कोई मतलब नहीं है, राम कहानी का उपेंद्र जी कह रहे राम राम, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। देखो पेपर हम करेंगे शॉर्टकट से। अब देखो पेपर में आप 1 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे, हो सकता है कि 1 ही सेकंड में कर दें आप, शॉर्ट ट्रिक। बेटा जैसे पेपर में कहे कि एक तार जो है उसे पिघालकर, उसे मेल्ट करके या उसे खींचकर हमने उसकी लंबाई दुगनी कर दी, तो बस आपको करना क्या है, 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा, पेपर में जितने गुना लंबाई करेगा ना उसका स्क्वायर कर देना, बस स्क्वायर। तो पेपर में बेटा तार को पिघाल के लंबाई कर दी दुगनी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का 4 गुना हो जाएगा। अगर तार को पिघालकर लंबाई पहले से दुगनी कर दें तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का 4 गुना, बस आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने में 1 से 3 सेकंड लगेंगे। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, एक तार को पिघालकर अगर उसकी लंबाई पहले से 5 गुना कर दे, याद रखना मेल्ट शब्द या खींचना शब्द यूज होना चाहिए पेपर में, तभी आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, खींचने की पिघालने की बात होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले से 5 गुना कर दी, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। देखो इसने कहा कि तार को अगर हमने मेल्ट करके 5 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, स्क्वायर कर लोगे कितना सेकंड लगेंगे, 5 का स्क्वायर 25, तो नए तार का रेजिस्टेंस होगा 25 गुना। तीसरा देखो, अरे भाई कौन है, दीपांजल दत्ता, कम से कम 10 मिनट मुर्गा बनना चाहिए इसका, 10 बता रहा है ये। अरे 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, स्क्वायर करना है। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई नहीं की थी, 2 दूनी 4 नहीं किया, 2 का स्क्वायर किया था, और वो बात लगा कि मल्टीप्लाई चाहे 2 की करो, स्क्वायर 2 करो, 4 ही आएगा। ले भाई एक और कराना पड़ेगा तुझे तो। अगर एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले की 1/3 कर दे, 1/3 कर दें, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा। अगर किसी तार को पिघालकर उसकी लंबाई हम पहले की 1/3 कर दें, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितना गुना होगा। तो आप बेटा यहाँ पे 9 मत कर देना, हालांकि किसी का 9 आया नहीं, देख रहा हूँ देर से, सबका 1/9 ही है, बट लंबाई कर दी 1/3, तो 1/3 का 1/3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का 1/9 गुना हो जाएगा। समझिए बात को। तो अगर किसी तार को पिघालकर उसकी लंबाई जितने गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देना, बस सीधा। अच्छा बात है, किस सेकंड पे, अब सीधे हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, इसको ध्यान रखना, डिटेल बता दिया कि वॉल्यूम सेम करके आंसर आता है।
मान लो पेपर में कह दे कि भाई एक तार जो है, इस तार की लंबाई l है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a। इस तार को हमने पिघालकर मेल्ट करके इसका बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन पहले का डबल कर दिया, तार को पिघालकर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया डबल, यानी तार को भट्टी में पिघाला, जो लिक्विड सा बना उस लिक्विड से पहले से मोटा तार बनाया। तो बेटा अगर इतने ही मटेरियल में, इतने ही तांबे में आप पिघाल के डबल एरिया वाला तार बनाओगे तो लंबाई कम करनी पड़ेगी, यानी जो नया तार होगा अगर उसका एरिया आपको डबल करना है तो फिर उसकी लंबाई कम होगी। आपने इसका एरिया कर दिया डबल तो लंबाई चेंज हो जाएगी। अगर पहले लंबाई L1 थी तो अब हो जाएगी L2। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि तार को पिघालकर उसका एरिया पहले से कर दिया डबल तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा। तो क्वेश्चन देखो, पहले रेजिस्टेंस अगर R1 था, फिर रेजिस्टेंस है R2, तो कैसे करेंगे। तो आपने बेटा लंबाई वाले केस में किया था स्क्वायर, एरिया वाले केस में भी स्क्वायर करना है, तो तार को पिघाल के कर दिया एरिया डबल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना रो L बाई ए, उस फॉर्मूले में बेटा ए लिखा है नीचे, उस फॉर्मूले में ए तो नीचे लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि तार को पिघाल के आपने एरिया डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर है 4, तो जो भी आपको स्क्वायर करके वैल्यू आएगी, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन ध्यान रखना कि स्क्वायर किया, जो भी स्क्वायर करके आएगा तो बेटा एरिया तो नीचे लिखा फॉर्मूले में, जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना है। तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 गुना हो जाएगा। तो नए तार का रेजिस्टेंस होगा 1/4 गुना। हमने लंबाई वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि लंबाई तो फॉर्मूले में ऊपर लिखा है, तो लंबाई वाले केस में लंबाई डबल, 2 का स्क्वायर 4, तो लंबाई ऊपर लिखा है तो सीधे 4 आंसर आ गया। लेकिन एरिया लिखा है नीचे, तो जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, ये मुझे पता बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, तो ध्यान से करना। एक तार को पिघालकर अगर बेटा मैं उसका एरिया पहले से 1/3 कर दूं तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा, ये बताओ। अगर एरिया 1/3 कर देंगे तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा। देखो बेटा इसने आगे तार को पिघालकर उसका एरिया कर दिया 1/3, 1/3। तो मैंने कहा था कि एरिया वाले केस में भी स्क्वायर करेंगे, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा। पर मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में एरिया लिखा होता है नीचे, तो जो भी स्क्वायर करने के बाद में वैल्यू आएगी उसे 1 के नीचे लिखना है। तो 1/9 को लिखेंगे 1 के नीचे, तो 9 पहुंच गया ऊपर, तो नए तार का रेजिस्टेंस 9 गुना होगा। तो जो 1/9 लिख रहे हैं उनका गलत है भाई। स्क्वायर करने के बाद आपको उसे 1 के नीचे भी तो लिखना है। और वैसे आप खुद सोचो कि जब बेटा आप एरिया कम करोगे, नीचे की वैल्यू कम करोगे, एरिया कम तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, बढ़ाई तो है 9 गुना हो गया। अगर आप 1/9 पर लिख के आ जाओगे तो बिल्कुल गलत हो गया। एरिया कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, आप तो कह रहे जी और पहले से 1/9 रह जाएगा। तो पेपर में लंबाई वाले केस में स्क्वायर करेंगे, वही आंसर है। एरिया वाले केस में स्क्वायर करके 1 के नीचे लिखना है, तो जो भी स्क्वायर करके आएगा वो लिखेंगे 1 के नीचे। एक को स्क्वायर क्यों करेंगे यहां से कर लो। अरे बताया तो लंबाई में स्क्वायर क्यों किया था, ये बेसिक है, बेसिक पे चले जाओ पता चल जाएगा क्यों करेंगे। फिर से वॉल्यूम सेम रखना, सोल्व करोगे तो 100 ट्रिक निकल के आई है। जब कंप्लीट पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उससे हमने 10-15 रिजल्ट निकाल के देखे तो वहां से निकल के आया ये करेंगे, मैंने अपने घर में नहीं बनाया ये। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्लीट पूरा ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, उस ट्रेडिशनल मेथड से आपको 2.5-3 मिनट लग जाएंगे। पहले एक इक्वेशन यहां बनाओगे, एक इक्वेशन यहां बनाओगे, फिर दोनों का वॉल्यूम सेम रखोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, तो वही बात निकल के आएगी जो सेकंडों में निकल के आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी 9 बजे भी मेरी क्लास है यूट्यूब पर आपके साथ। तो कैरेविल 1 यूट्यूब चैनल पे आप लोग आ जाना। अच्छा, इसका मैंने इवेंट अपने इस पे शेयर भी नहीं किया है, अभी इसे कर देता हूं मैं। तो अब हम मिलेंगे 9 बजे यूट्यूब पर, उसमें हम लाइट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं आजकल। बाकी से मंडे को अगर क्लास हुई आपकी तो मंडे को इसमें डिटेल में खत्म करेंगे चीज़ों को।